और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में यूपी के मार्फत भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया। इस मंथन में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और सुनील बंसल के साथ संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक यूपी के लिहाज से बेहद जरूरी है। बैठक में कोरोना नियंत्रण के साथ साथ कोरोना से पैदा हुए हालातों और मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि जिसमें विशेषज्ञों के अनुसार भाजपा एमएलसी एके शर्मा का नाम सबसे आगे है, क्योंकि हाल ही में सीएम से एके शर्मा की मुलाकात दिल्ली से लौटने के बाद हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। इस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। इस मार्फत भी ये बैठक काफी अहम है। एके शर्मा को अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना बरकरार है। दिल्ली में यूपी के मार्फत मीटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। सीएम योगी सूबे में लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण करने के बाद सीएम अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। सीएम इटावा और कानपुर के दौरे के बाद आज झांसी में कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। सीएम योगी ठीक 11 बजे झांसी के पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे। यहां से वो सीधे कलेक्ट्रेट में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर सीएम ने झांसी में अफसरों की क्लास ली। फटकार लगाने के साथ उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गंभीर मरीजों को लेकर कोई लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी बांदा के लिए रवाना हुए। बांदा पहुंचने के बाद सीएम ने यहां मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घट करके मात्र 84,000 रह गए हैं। 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहां सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे। आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। यानी ये वह अभियान है जो ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका परिणाम भी इसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। सीएम आवास पर शनिवार देर रात तमाम वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के दौरान कोरोना के हालातों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि सांसद, विधायक अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि में सीएचसी और पीएचसी को अपग्रेड करवाएं। साथ ही अपने क्षेत्र के एक सीएचसी, पीएचसी को गोद लें और लगातार अपने क्षेत्र का निरीक्षण करें, ताकि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास सुदृढ़ हो सके। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्त होने के मामले ने सियासी मोड़ ले लिया है। विपक्षी पार्टियां इसके बहाने सरकार पर हमलावर हैं, तो डॉक्टर द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा है कि लोग अपनी आपत्ति वहां दर्ज कराएं, जरूरी होगा तो विश्वविद्यालय जांच कराएगा। उधर सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा ने मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी का पात्र बताया है। तो वहीं आरटी एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखकर इस मामले की जांच का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति पहले से वनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो ईडब्ल्यूएस वर्ग में कैसे हो सकता है। साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है,
ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है, जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। इस देश में सबको ये छूट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है। इससे ज्यादा मुझे भाई, अगर आपको लगता हो कि मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए उनका भाई EWS कैसे हो गया, आप में से कोई किसी चैनल का अगर स्टेट हेड हो, नेशनल हेड हो, जिसका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज होता है, तो क्या वह उस आय का अधिकारी उनका भाई माना जाता है? भाई की अलग आइडेंटिटी है, उसने अपनी अथॉरिटी में, अपनी आइडेंटिटी में आवेदन किया है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बोर्ड परीक्षा कराकर 1 महीने में ही परिणाम घोषित करेगा। जिस तिथि से परीक्षा कराने का सुझाव प्राप्त होगा उसके 1 महीने में परिणाम घोषित कर देंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां कमलागंज में क्षेत्र में गांव नसरतपुर में प्रधानी रंजिश का मामला सामने आया है। प्रधानी रंजिश में दबंग प्रधान ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का पति रिश्तेदारी में गया था, तभी महिला को घर में अकेला देख तमंचे के बल पर प्रधान ने घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने दबंग प्रधान के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की एक ना सुनी और पीड़िता को थाने से भगा दिया। घटना क्या साहब, हम चले गए थे कल न्यूते में, 2 दिन का न्यूता था समझन में, वहाँ चले गए तो सुबह इसने जो है हमारे घर में फ़ोन करा कि वो नूर आलम आया था। उसने कही तू हमें गाली देती है, तो इसने कही गाली हम नहीं देते हैं, तो इसने कही इसके तमंचा लगा दिया, अंदर खींच ले गया। ना जाने क्या करने था, छोटा बच्चा हमारा एक लड़का पलंग पे लेटा था, तो जो घबराई गई ऐसा ना हो इसके साथ कोई मतलब कोई गलत काम कर दे, मार तोड़ दे, कुछ भी कर दे। तो इसकी चूड़ी उड़ी सब दहलीज पे टूटी पड़ी। ये हमारा हाल बहुत गंभीर काम करना है। तो क्या लगेगा आपके घर में क्या कहना, मतलब दुष्कर्म का प्रयास करने का? बिल्कुल बिल्कुल यही बता रही है। वो घर में घुस के मारने के लिए आया, बदतमीजी दी और फिर उसके बाद में धमकी दे के गया, कहीं तुम्हें आज नहीं कल फिर मरे आए कह रहे। तो हम बगैर पुलिस जो है हमारे दरवाजे पे बैठे, तो वही हम रहे, गाँव में रहे नहीं। धमकी कौन दे रहा, कौन आपके घर में? नूर आलम। नूर आलम? हाँ, नूर आलम घुसा। कितने बजे? नूर आलम को 2 बजे। फिर 2 बजे रात के घुसा, जो प्रधान मौजूदा है। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमारी बिटिया उठी, हमने उसको उठाया तो उनने जो है उसके बोले ठौर बैठ, तो वह ठौर बैठ गई। तो उनने हमने के बिटिया अद्दा तेर फोन लगा, तो फोन नाइन ने लगा दिया, मोबाइल छीन के फेंक दिया। तो बच्चे मारे गए घबराए। एक बच्चा हमारा लड़का, तो उसके मारन के खातिर जो हमें अंदर ले जा रहा था। यूपी के कौशाम्बी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक ने पत्रकार बनकर किराना स्टोर से रंगदारी मांगी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में दुकान खुली देख 2 युवक वहां पहुंचे और दुकानदार से खुद को पत्रकार बताकर रंगदारी मांगने लगे। रुपए न देने पर युवकों ने दुकानदार को पीटा और जेल भिजवाने की धमकी भी दी। वहीं आरोपितों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों और मजदूरों को 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का ऐलान कर चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश में राशन का वितरण शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सरकारी राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएन ने कैंट और हैवलॉक रोड स्थित राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। अभिषेक प्रकाश ने पारदर्शिता के साथ पात्रों को राशन देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फोन पर पात्रों से राशन मिलने और दर रेट की भी जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मंडलीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक बच्चे को सुई लगवाने गए तीमारदार को डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोगों ने जमकर पीटा। डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस के सामने ही पीटते हुए इसे पुलिस चौकी तक ले गए। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने बच्चे को सुई लगाई तो बच्चा रोने लगा, जिस पर बच्चे के पिता विष्णुकांत ने डॉक्टर से विरोध जताते हुए सुई ठीक से लगाने को कहा। इतना सुनते ही मौजूद डॉक्टर और कर्मचारी आक्रामक हो गए और पिटाई शुरू कर दी। पुलिस के सामने डॉक्टर युवक की पिटाई करते रहे, पीटते हुए चौकी पर ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे को टीस लगाने के लिए कहे, बच्चे के साथ जो है बहुत निर्दयता के साथ उसके गलत जगह सुई गुरिश दी। यही बात जो है हमने क्या नाम है चीफ साहब से कहा, तो वो कहे नहीं कि हमने जो है जो काम किया सही किया है। और बच्चा रो रहा था, बड़ा निर्दयता से उसको कहा हमको दर्द हो रहा है। हाँ,
और उसी बात पे हमने कहा कि आप ऐसा डॉक्टर साहब का हमने आप शांत रहिए, उल्टा हमारे ऊपर 4 लोग जो है मारने के लिए क्या कहें, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। डॉक्टर के साथ आपने गाली गलौज भी किया? नहीं, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया, उनको शांत रहने के लिए हमने बोला। प्राइवेट अस्पतालों की ओर से मरीजों के साथ की जा रही धन उगाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल हो रहा है। ऐसे में सीतापुर से आई ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सीएम योगी का आक्रामक तेवर। सरकार लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने हर तबके को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं कि निजी अस्पतालों की धन उगाही के रवैये पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इन सबसे इतर निजी अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। निजी अस्पतालों की लापरवाही के रवैये लगातार सामने आते हैं। इनको ना तो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए निर्देशों का ख्याल है और ना ही इंसानों की मार्मिक संवेदनाओं का। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई की आग अभी बुझी भी नहीं कि सीतापुर कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालपुर स्थित बंधु क्लिनिक अस्पताल से ऐसा मामला सामने आया, जहां दिमागी बुखार से गंभीर रूप से पीड़ित बच्चे को परिजनों के पास महज 500 रुपए कम होने पर अस्पताल से बाहर भगा दिया गया और अंधेरी रात में माँ बाप बीमार बच्चे को गोद में उठाए सड़क के किनारे रोते बिलखते रहे, जिन्हें ना तो सुनने वाला कोई था और ना ही इनकी बेबसी के आलम में साथ देने वाला। इस दौरान परिजनों ने रो रो कर कैमरे पर अस्पताल संचालक पर अभद्रता करके पैसे छीनने तक का आरोप लगाया है। इस बारे में बच्चे के परिजनों ने बताया कि महज 500 रुपए कम होने पर अस्पताल से बाहर कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इसको लेकर जाओ, नहीं तो तुरंत पुलिस को बुलाकर अंदर करवा देंगे। पैसे कुछ कम थे। कितने? 500 रुपए कम पड़े। 2500 रुपए बता रहे थे, निकाल दिया वहाँ से। 2500 रुपए बता रहे थे, 2000 कहा लेके इसको जाओ, ने 100 नंबर मिलाएंगे, सबको बंद करवा देंगे। ऊपर से गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे। अच्छा, तो घर भगा दिया। 500 रुपए के लिए दवा भी पूरी नहीं दी हमारे भैया को, इंजेक्शन भी नहीं लगाए, बच्चे निकाल गए। अस्पतालों के रवैये को प्रमाणित करती ये तस्वीरें मरीजों का हाल बयां करती हैं। निजी अस्पतालों के द्वारा मरीजों से की जा रही धन उगाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे करके कोरोना रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं निजी अस्पताल लगातार अपने रवैये और मनमानी से सरकार की कोशिशों पर पट्टा लगा रहे हैं। सीतापुर से तस्वीरें तो सामने आ गईं, लेकिन न जाने कितनी ही ऐसी तस्वीरें होंगी जिनमें गरीब और मजदूरों के बच्चे पैसों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं और ये मामले कहीं दर्ज भी नहीं हो पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकंड स्ट्रेन पर कुछ अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4844 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14086 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। 24 घंटे में 234 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रदेश में शनिवार को 3 लाख से अधिक सैंपल का टेस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 1,29,28,280 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इनमें से 33,47,533 लोगों को तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई है। इसके साथ ही अब 1 जून से प्रदेश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को सभी 75 जिलों में वैक्सीन का लाभ मिलने लगेगा। वहीं महामारी के इस दौर में कानपुर से जो खबर आई है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों की सहायता से हवा में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को मारने वाला एयर प्यूरिफायर तैयार करने का दावा किया जा रहा है। ये प्यूरिफायर आईआईटी के एक्यूबेटेड कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी का यह दावा है कि यह दुनिया का पहला
एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर है जो कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को हवा में मारने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये प्यूरिफायर किसी भी तरह के वायरस को 5 मिनट के अंदर डीएक्टिवेट करता है। आपको बता दें कि इसी कंपनी ने पिछले साल वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर तैयार किया था। वन ऑफ द इन्वेंटर्स जिन्होंने एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की है। हॉस्पिटल्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट्स के आसपास की हवा में से कीटाणुओं को निकाल सकें। वो कीटाणु हो सकते हैं, वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो फंगस हो, जिनकी वजह से HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स के पास 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल थे आज से पहले। पहला, UV लाइट्स का यूज किया जाना। दूसरा, फ्यूमिगेशन करना। फ्यूमिगेशन में केमिकल्स को एरोसोलाइज किया जाता है, हवा में उड़ाया जाता है उनको, ताकि स्टेरिलाइजेशन हो सके। दोनों ही सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तभी किए जा सकते हैं जब आपका कोई भी पेशेंट वहां पे मौजूद ना हो, क्योंकि दोनों चीजें जो कि UV लाइट या फिर फ्यूमिगेशन, केमिकल फ्यूमिगेशन, दोनों ही हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में एक नए डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ है जिसको एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर बोल रहे हैं। ये 3 चीजें करता है। पहला, रियल टाइम डीएक्टिवेशन करता है वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, विच आर अनसीन, जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा, इट इज कॉन्टिन्यूस, जिसको हम पूरे टाइम यूज कर सकते हैं अपने आसपास। तीसरा, इट इज सेफ, जिससे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है ह्यूमन बींग्स को। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर किसी भी एयर प्यूरिफायर से एकदम अलग है, क्योंकि कोई भी एयर प्यूरिफायर एक कैप्चर मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसमें वो एक फिल्टर यूज करते हैं। कोई भी कीटाणु उन फिल्टर के अंदर आके कैप्चर हो जाता है, जहां पे वो ग्रो भी कर सकता है, वहां से बाहर भी निकल सकता है, आपको दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर लगातार तैयारी कर रही है। सरकार ने 6 महीनों के अंदर प्रदेश के सभी 18 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में यूपी के संभल में कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ने पर 8 चिकित्सा अधीक्षकों के वेतन पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश में हो रहे वैक्सीनेशन में संभल 71वें स्थान पर है। वैक्सीनेशन में जिले का नंबर इतने नीचे होने पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 8 चिकित्सा अधीक्षकों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। कोरोना वैक्सीन की भ्रांतियां किस कदर ग्रामीणों में फैली हैं, इसका अंदाजा बाराबंकी की इस घटना से लगाया जा सकता है। असल में बाराबंकी जनपद की तहसील रामनगर के तराई के एक गांव में सिसौड़ा में ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोग डर गए और उन्हें वैक्सीन न लगवानी पड़े, इसके लिए सरयू जैसी बड़ी नदी में छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पांव फूल गए और उनसे नदी से बाहर आने का अनुरोध करने लगे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तब उप जिलाधिकारी के समझाने के बाद ग्रामीण नदी से बाहर आए और वैक्सीन लगवाई। 1500 की आबादी वाले इस गांव में मात्र 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। असल में ग्रामीण इसे कोरोना का टीका नहीं बल्कि जहर भरा इंजेक्शन मान रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।